हेलो एवरीवन। टुडे विल कंटिन्यू विद द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। इसके पिछले 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने इनकम फ्रॉम सैलरी में अलाउंसेस और परक्यूसिट्स की बात की थी। उसके आगे जो थोड़े रिमेनिंग मिसलेनियस टॉपिक्स हैं उसको हम आज करेंगे। पहला टॉपिक है आज का आपका मेडिकल बेनिफिट्स। मेडिकल बेनिफिट्स एज द नेम इंडिकेट्स, आगे अलाउंस नहीं लिखा है, मतलब ये पर्क है। ठीक है, कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको ट्रीटमेंट दे रहा है डायरेक्टली, अगर वो आपको ट्रीटमेंट के लिए पैसे दे रहा होता तो उसको क्या बोलते हैं, मेडिकल अलाउंस। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर आपको सीधे सीधे ट्रीटमेंट दे रहा है या एसएससी को सीधे ट्रीटमेंट दे रहा है तो उसको बोलेंगे मेडिकल बेनिफिट। अब या तो वो ट्रीटमेंट आपको इंडिया में मिल सकता है या तो ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया मिल सकता है, तो दोनों का केस देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, इफ द वैल्यू ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय और हिज और हर फैमिली मेंबर्स इन एम्प्लॉयर्स हॉस्पिटल, मतलब अगर एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल है, ठीक है, मान लो XYZ लिमिटेड में एक बंदा है, मिस्टर एक्स, वो जॉब करता है। ठीक है, अब XYZ लिमिटेड का खुद का एक हॉस्पिटल भी था जहाँ पे उसने एक्स का ट्रीटमेंट करवा दिया। ऐसे केसेस में क्या होगा, कोई भी परक्यूसिट की वैल्यू टैक्सेबल नहीं होगी, इट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। Any sum paid by the employer for the treatment of SSC or his family members in a government hospital or government approved hospital in respect of prescribed diseases in a hospital approved by the chief commissioner of income tax। मतलब कि अगर एम्प्लॉयर ने किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या किसी गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाया है और वो हॉस्पिटल शुड बी अप्रूव्ड बाय द चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के चीफ कमिश्नर ने अप्रूव किया हो, ऐसे केसेस में भी इट इज़ फुल्ली एग्जेम्प्ट। ओके, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, पेमेंट और रीइंबर्समेंट ऑफ प्रीमियम इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ द एम्प्लॉय और हिज फैमिली मेंबर्स। अगर एम्प्लॉय या उसके किसी फैमिली मेंबर का हेल्थ इंश्योरेंस लिया गया है, मतलब एम्प्लॉयर ने लिया है और उसका प्रीमियम पे किया है या उसको रीइंबर्स किया है, मतलब अगर एम्प्लॉय ने पे कर दिया था और एम्प्लॉयर ने वापस रीइंबर्स किया है उसको या खुद पे किया है, दोनों ही केसेस में इट वोंट बी टैक्सेबल, ये भी फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। बेसिकली कहने का क्या मतलब है, ट्रीटमेंट अगर इंडिया में लिया हुआ है और एम्प्लॉयर ने अपने ही हॉस्पिटल में करवाया है तब भी फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। अगर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल में करवाया है एंड द हॉस्पिटल शुड बी अप्रूव्ड बाय चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, तब भी फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा पूरा ट्रीटमेंट का पैसा। और फुल्ली एग्जेम्प्ट एज इन इस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। एंड थर्ड इज कि अगर प्रीमियम का पैसा पे किया है या रीइंबर्स किया है फॉर हेल्थ इंश्योरेंस तो भी पूरा पूरा फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। अब बात करते हैं, अगर ये ट्रीटमेंट इंडिया से बाहर मिल रहा है तो क्या कंडीशंस होती हैं। पहला पॉइंट क्या है, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर ऑन द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय और हिज फैमिली मेंबर फुल्ली एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट अप्रूव्ड बाय RBI। अब इन्होंने कोई लिमिट नहीं बताई है। ठीक है, जैसे बाकी केसेस में हम लोगों ने मोटर कार में देखा था या रेंट फ्री अकोमोडेशन में देखा था कि एक लिमिट बता दी है, इसमें कोई लिमिट नहीं बताई है। इनकम टैक्स एक्ट ने बस इतना कहा है कि जितना भी RBI अप्रूव कर देगी उतना हम टैक्स फ्री कर देंगे। ठीक है, जितना RBI अप्रूव कर देगी उतना विल बी फुल्ली टैक्स, मतलब फुल्ली एग्जेम्प्ट। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, expenses incurred on the travel of the patient and his stay abroad along with one attendant। मतलब कि अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हो तो एक तो आपका स्टे का पैसा लगेगा बाहर रहने का और दूसरा ट्रैवल का पैसा लगेगा। ठीक है, तो ट्रैवल का पैसा, एक्सपेंसेस ऑन ट्रैवल एंड द स्टे ऑफ द पेशेंट अलॉन्ग विथ वन अटेंडेंट, कि अब कोई एक बीमार है तो एक पर्सन को इसके साथ जाएगा अटेंडेंट, तो इन दोनों के ही जो भी एक्सपेंस लगेंगे जाने में और स्टे में, ट्रैवल में और स्टे में, किसका किसका एक्सपेंस, एक तो पेशेंट का और एक पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट का। ठीक है, कि एक आपका कोई रिलेटिव, कोई भी फैमिली मेंबर अगर साथ में गया है तो उसका जो भी एक्सपेंसेस लगेंगे इट विल ऑल्सो बी फुल्ली एग्जेम्प्ट अगर 2 कंडीशंस पूरी होती हैं। पहली कंडीशन क्या, कि RBI ने उतना लिमिट अप्रूव किया हो, एंड सेकेंड क्या है कि आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है, जो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है दैट शुड नॉट एक्सीड ₹2 लाख। ठीक है, फिर से देखते हैं, अगर आप इंडिया से बाहर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो आपके लिए कितना एग्जेम्पशन होता है आपके एक्सपेंसेस का, जितना RBI ने अप्रूव किया हो। सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं कि अगर आप बाहर जा रहे हो, मतलब अ पेशेंट एंड वन अटेंडेंट, ठीक है, एक पेशेंट और एक अटेंडेंट का पूरा ट्रैवल का एक्सपेंस और पूरा स्टे का एक्सपेंस विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट, मतलब बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा अगर इट इज़ परमिसिबल बाय RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परमिट किया हो उतने एक्सटेंट तक। एंड एक और कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से ऊपर ना हो। तो प्रैक्टिकली अगर देखें ना तो 2 लाख पर एनम इनकम से तो एक्सीड ही कर रहा होगा, नहीं तो बंदा बाहर अब्रॉड तो ट्रीटमेंट का सोचेगा नहीं। ठीक है, तो ये कंडीशन फुलफिल मोस्ट ऑफ द केसेस में हो नहीं पाती अगर प्रैक्टिकली देखें।
बट दिस इज़ व्हाट इट इज़ रिटन इन द इनकम टैक्स एक्ट, तो हमें यही पढ़ना है। ठीक, ये बात हो रही थी किसकी? मेडिकल बेनिफिट की। बेनिफिट मतलब पर्क। अगर यही हमें मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के लिए पैसे दे दे एम्प्लॉयर, ठीक है, हमारा ट्रीटमेंट ना करवा के हमें पैसे दे दे कि ये लो 10,000 रुपये लो और अपना ट्रीटमेंट करवा लो, उसको क्या बोलेंगे? मेडिकल अलाउंस। तो मेडिकल अलाउंस का अगर होता तो इसके केस में क्या होता है? इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मेडिकल बेनिफिट्स, इसको कंफ्यूज नहीं करना है। बेनिफिट मतलब पर्क, अलाउंस इज अलाउंस ऑब्वियसली, और ये होता है एग्जेम्प्ट अप टू ₹15,000। ठीक है, मेडिकल अलाउंस इज एग्जेम्प्ट अप टू ₹15,000। मतलब क्या? अगर मिस्टर एक्स है और मिस्टर एक्स को 50,000 रुपये का मेडिकल अलाउंस मिला हुआ है, इट मीन्स इसमें से 15,000 रुपये उनको एग्जेम्पशन मिल जाएगी और उनकी टैक्सेबिलिटी कितनी पड़ेगी? 35,000 की। इज दैट क्लियर? ये मेडिकल बेनिफिट्स और मेडिकल अलाउंस की बात हो गई। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है? एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में एक चीज़ पढ़ी थी, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। दैट वाज डिफरेंट, कि आपको पैसे दे दिए गए आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो वो अलाउंस हो गया। यहाँ पे क्या है कि एसएससी के बच्चे को सीधे एजुकेशन की फैसिलिटी दे दी जा रही है, तो ये क्या है? पर्क। ठीक है, वो अलाउंस में आ गया, ये पर्क्यूसिट्स में आ गया या पर्क में आ गया। ठीक, अब इसकी टैक्सेबिलिटी क्या होती है वो देखते हैं। अच्छा, अगर पीछे वाला लेक्चर आपने नहीं देखा है ना, तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, पहले उसको देख लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? टैक्सेबिलिटी वेयर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज इटसेल्फ ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। मतलब जिस इंस्टीट्यूशन में वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है वो खुद एम्प्लॉयर का ही है। ऐसे में भी दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस क्या है? द एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉय। एक तो ये हो सकता है कि एम्प्लॉय के ही बच्चे को एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की गई हो। दूसरा केस क्या होता है? बी वाला पार्ट, द एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू अदर मेंबर्स ऑफ हाउस होल्ड, कि बच्चे को नहीं, एसएससी के बच्चे को नहीं, बट दूसरे मेंबर्स को प्रोवाइड की गई है। ठीक है, पहले केस में देखते हैं क्या होता है। अगर आपने जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन लगी है, जितना भी आपका पैसा लगा है एजुकेशन में, वो 1,000 रुपये पर मंथ से एक्सीड नहीं कर रहा। ठीक है, अगर 1,000 रुपये पर मंथ से एक्सीड नहीं कर रहा तो कोई भी टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, नील टैक्सेशन लगता है। फिर से देखो, अगर एम्प्लॉयर अपने ही एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, मतलब एम्प्लॉयर का खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या कोई स्कूल है, वहाँ पे वो अपने एम्प्लॉयज़ के जो भी बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, और प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है? एक महीने में उस एजुकेशन की कॉस्ट 1,000 रुपये पर मंथ से क्रॉस नहीं करी, मतलब 1,000 रुपये से ज़्यादा नहीं, 1,000 रुपये के अंदर अंदर है। तो अगर 1,000 रुपये के अंदर अंदर की कॉस्ट है पर मंथ, तो फिर कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं पड़ती एम्प्लॉय को। ठीक है, नील टैक्सेशन। और अगर 1,000 रुपीज़ से ऊपर की कॉस्ट जा रही है एजुकेशन की, तो टैक्सेबिलिटी किस अमाउंट पे पड़ेगी? कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इन अ सिमिलर इंस्टीट्यूशन। मतलब उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के जैसा जो सेम इंस्टीट्यूशन आसपास के लोकेलिटी में होगा ना, वहाँ पे जो कॉस्ट पड़ रही होगी, सेम वो कॉस्ट उसमें भी टैक्सेबिलिटी हो जाती है। ठीक है, अगर 1,000 रुपये से कम पर मंथ पड़ रहा है कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। 1,000 रुपये से ज़्यादा पड़ रहा है तो क्या होगा? सिमिलर इंस्टीट्यूशन में जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है उतना ही मान के उस पर टैक्स लगा देंगे। ठीक है, ये बात कौन से केस की थी? जब एम्प्लॉय का खुद का बच्चा एजुकेशन फैसिलिटी रिसीव कर रहा हो। बी पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर एम्प्लॉय का खुद का बच्चा नहीं, कोई और फैमिली मेम्बर्स एजुकेशन रिसीव कर रहे हैं, तो फिर ये 1,000 रुपीज़ वाला कोई सीन नहीं होता। कितना भी अमाउंट हो, हम कौन सी कॉस्ट लेते हैं? कॉस्ट ऑफ एजुकेशन का सिमिलर इंस्टीट्यूशन, के आसपास का जो भी सिमिलर वैसा ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे क्या कॉस्ट है, एंड वील कंसिडर द सेम कॉस्ट एंड वील पुट द टैक्स ऑन दैट कॉस्ट ओनली। नेक्स्ट, कमिंग टू ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। मतलब क्या कि आपके एम्प्लॉयर ने आपको कोई मूवेबल एसेट ट्रांसफर की हो। मूवेबल एज इन जिसमें आपका लैंड और बिल्डिंग वगैरह नहीं आएगा। ठीक है, मूवेबल जो मूव कर सकती हो एसेट, कार, फोन, लैपटॉप और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ठीक, अब इसमें देखिए, इसमें बस आपको डेप्रिसिएशन के रेट्स याद होने चाहिए और मेथड्स बता दिए गए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें पढ़ना है तो पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? कंप्यूटर। अगर आपको कोई कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम दिया गया है, मतलब कोई भी कंप्यूटर या कोई भी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम दिया गया है, तो उस पर आपकी टैक्सेबिलिटी कितनी पड़ेगी? जो भी कॉस्ट होगी कंप्यूटर की या उस इलेक्ट्रॉनिक आइटम की, उस पर 50% के रेट से डेप्रिसिएशन लगाएंगे। और 50% WDV, रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। रिटन डाउन वैल्यू समझते हैं ना, कि अगर 50, मान लीजिए 50,000 का आपका एसेट था, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम था, और उस पर 10% लगा, तो पहले 5,000, अब वैल्यू क्या हो गई? 45,000 होगी ना, फिर 45,000 पे 10% लगेगा, 4,500। ठीक है,
ऐसे मतलब जो आपकी रिटन डाउन वैल्यू आएगी, जो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो अगर आपका आपके एम्प्लॉयर ने आपको कंप्यूटर या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम दिया है तो उस पर टैक्सेबिलिटी कितनी होगी, कॉस्ट जो भी एसेट की कॉस्ट है उसका 50% WDV पे डेप्रिसिएशन। ठीक है। सेकेंड है आपका मोटर कार। अगर आपको कार प्रोवाइड की गई है तो कार की कॉस्ट का 20% डेप्रिसिएशन WDV पे ही सेम। इसको छोड़ के कोई और मूवेबल एसेट अगर प्रोवाइड किया गया है तो बस उसका 10% डेप्रिसिएशन SLM पे। ठीक है। इन दोनों को WDV पे निकाल रहे थे, इसको किस पे निकाल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड पे। ठीक है। स्ट्रेट लाइन मतलब कि अगर आपकी एसेट 50,000 की है तो पहले साल भी 5,000 का डेप्रिसिएशन, अगले साल 45,000 पे नहीं, अगले साल फिर से 50,000 पे आप डेप्रिसिएशन लगाओगे, मतलब उसका डेप्रिसिएशन 5,000 कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है। तो दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। इतनी बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोविडेंट फंड की। अब प्रोविडेंट फंड क्या होता है पहले ये देखते हैं। अब मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉई है और उसको 50,000 रुपीज़ उसकी सैलरी बताई गई है। ठीक है। तो उसको पूरा 50,000 रुपीज़ इन हैंड नहीं आएगा। ठीक है। उसकी सैलरी का कुछ पार्ट डिडक्ट करके कह देते हैं 48,000 उसको हाथ में मिल रहा है और 2,000 अलग से डाल दिया गया एक गुल्लक में, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, PF। एक फंड बना दिया गया उस पैसे का और उसको क्या बोल रहे हैं, PF। और एम्प्लॉय के ही पैसे से, ठीक है, एम्प्लॉय के ही पैसे से हमने थोड़ा सा पैसा काट के इस गुल्लक में डाल दिया। और जो एम्प्लॉयर है वो भी अपने पास से थोड़ा सा पैसा इसमें लगा देता है। मतलब मान ले रहे हैं कि उसने भी 2,000 रुपीज़ डाल दिया, तो अब PF में कितने हो गए, 4,000 रुपीज़। मतलब PF क्या है, इट इज़ जस्ट अ फंड। आप इसको एक फंड मानो जिसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय करता है, थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर करता है। ठीक है। और रिटायरमेंट के टाइम आपको ये पैसा रिसीव हो जाता है। अभी हमें रिटायरमेंट वाली सैलरी पढ़नी भी है तो उसमें भी हम प्रोविडेंट फंड पढ़ेंगे। ठीक है। अब प्रोविडेंट फंड की टैक्सेबिलिटी कैसी होती है वो देखते हैं। ठीक है। कि ये जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है उसकी टैक्सेबिलिटी कितनी होती है, हमें वो पढ़ना है। ठीक है। अच्छा, उसके पहले ये पता होना चाहिए 3 तरह के प्रोविडेंट फंड हो सकते हैं। एक आपका स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एक अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और एक रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ठीक है। हमें किससे मतलब है ज़्यादा, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जो कि रिकॉग्नाइज्ड है, हमें ज़्यादा उसी से मतलब है। बाकी चीज़ें ज़्यादा हमारे सैलरी वाले पोर्शन में आती नहीं है। ठीक। खैर, स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड पे आते हैं। स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड में अगर आप अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, आप मतलब एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो उसको हम इनकम में इंक्लूड करते हैं और उस पर टैक्स भी लगता है। ठीक। एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन करता है उसको इंक्लूड नहीं करते तो ऑब्वियसली उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसका मतलब क्या, अब मान लीजिए कि ये मेरा SPF है, स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय ने 2,000 डाले थे, इसको तो हम इंक्लूड करेंगे और इस पर टैक्स लगा देंगे। बट एम्प्लॉयर ने जो 2,000 डाले थे इसको हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे इनकम में, और इंक्लूड नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली टैक्स भी नहीं लगाएंगे। ठीक। कमिंग टू द अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अगेन द सेम थिंग, अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा तो उसे इंक्लूड करेंगे, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा तो उसे इंक्लूड ही नहीं करेंगे, हेंस उस पर टैक्स भी नहीं लगाएंगे। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मेन है आपका, यही आपका क्वेश्चंस में पूछता भी है एग्जाम में, बाकी दोनों नहीं पूछते हैं। ठीक है। अब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में क्या है, एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करेगा, देखो एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करेगा अपने 50,000 में से 2,000, इसको तो इंक्लूड करेंगे ही, वो ऊपर वाले दोनों में कर रहे थे इसमें भी करेंगे। लेकिन अगर इसमें एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है तो उसको भी इंक्लूड करते हैं, बट कितना इंक्लूड करते हैं, एम्प्लॉय की सैलरी से 12% से ज़्यादा अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है तब हम उसे इंक्लूड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एम्प्लॉय की सैलरी है 1 लाख, एम्प्लॉय की सैलरी है 1 लाख और यहाँ हमने PF का फंड बना दिया, एक PF का फंड बना दिया। अब इसने अपनी सैलरी से 10,000 रुपये यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए और अपनी सैलरी से 10,000 रुपीज़ कम करा दिए और इसको मिल रहे हैं कितने, 90,000। ठीक। क्या हुआ, 1 लाख इसकी सैलरी थी, 10,000 का पोर्शन इसका PF में चला गया, अब इसको हाथ में 90,000 मिल रहा है। ठीक है, ये बात खत्म हो गई। अब इसका जो एम्प्लॉयर है, जो इसका बॉस है, एम्प्लॉयर है, उसने भी यहाँ पे 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है। और ये क्या है, RPF, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो इसका तो टैक्सेबल होगा ही। एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करता है वो तो हम इंक्लूड करते ही हैं। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के लिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पे
इट इज़ टैक्सेबल इफ़ इट इज़ इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ एम्प्लॉय सैलरी। अगर इसका एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की सैलरी के 12% से ज़्यादा है तब हम उसे इंक्लूड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब एम्प्लॉय की सैलरी कितनी थी? 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये का 12% कितना? 12,000। तो 10,000 12,000 से कम होता है तो हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन यहीं पे अगर एम्प्लॉयर ने मान लो 13,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट किए होते, 13,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट किए होते, तो फिर 12,000 रुपये एग्जेम्प्ट हो जाते और 1,000 रुपये पे टैक्स लग जाता। ठीक है, 1,000 रुपये टैक्सेबल हो जाता। क्यों? क्योंकि वो 12% से ऊपर हो जाता। तो 12% के ऊपर की अगर कोई भी सैलरी का कॉन्ट्रीब्यूशन है तो उस पर टैक्स लग जाएगा। और साइमल्टेनियसली इसमें क्या होता है, जो पीएफ पे इंटरेस्ट पड़ता है उस पर भी टैक्स लगता है। कितना? 9.5% से ऊपर। अगर आपका इंटरेस्ट 9.5% तक है या उससे कम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर 10% है मान लो तो 0.5% पे टैक्स लगेगा। 12% है तो 2.5% पे टैक्स लगेगा। कहने का क्या मतलब है, 9.5% से एक्सेस में जितना भी होगा उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक पे आते हैं हम, सैलरी में डिडक्शंस। ठीक है, अंडर सेक्शन 16 there are 3 deductions under section 16 and the first one is employment tax। ठीक है, अगर employment tax के नाम पे आपने कोई भी टैक्स दिया है अपने एम्प्लॉयर को तो वो पूरा अमाउंट आपको डिडक्शन में मिल जाता है। ठीक है, मतलब डिडक्शन में मिलने का मतलब आपको उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता, आपको पूरा अमाउंट डिडक्शन में मिल गया। ठीक है, अगर आपने 10,000 20,000 30,000 मतलब कोई लिमिट नहीं लगाई है, कितना भी अमाउंट आपने एज एन एम्प्लॉयमेंट टैक्स पे किया है पूरा डिडक्शन मिल जाएगी आपको उसकी। ठीक, नेक्स्ट वी हैव इज एंटरटेनमेंट अलाउंस। अच्छा, ये टैक्स नहीं है, ये अलाउंस है। ठीक है, एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस में अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तब तो कोई डिडक्शन नहीं मिलती, एज इट इज़। जैसे सारे अलाउंसेज होते हैं ना, डियरनेस अलाउंस, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस वगैरह वाले जो होते हैं फुल्ली टैक्सेबल। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ये फुल्ली टैक्सेबल होता है, बट इफ़ यू आर एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो आपको डिडक्शन मिल जाती है। इसमें डिडक्शन कितनी मिलती है, या तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव जितना हुआ है वो, या तो आपकी बेसिक सैलरी का 1/5% मतलब 1/5 पोर्शन, और या तो 5,000 रुपीज़। इन तीनों में से जो लीस्ट होता है मतलब सबसे कम होता है उतना अमाउंट आपको एज अ डिडक्शन मिल जाता है इफ़ यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में देयर इज़ नो डिडक्शन एट ऑल। ठीक है, लास्ट डिडक्शन दैट वी हैव इज स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन में कुछ भी नहीं है, हर केस में आपकी कितनी भी सैलरी हो, जब भी आप सैलरी स्लिप बना रहे हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं, जितनी भी सैलरी आई होगी उसमें से सीधे सीधे स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर देंगे 50,000। देयर इज़ नो कैलकुलेशन या इसमें कोई लिमिट नहीं लगी है कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है, या कोई कंडीशन है। दिस इज़ फॉर एवरीवन। ठीक है, तो ये वाली डिडक्शन सबको ही मिलती है। पहले इसका अमाउंट 40,000 था, इधर कुछ सालों से इसको अमेंड करके 50,000 का कर दिया गया है। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट इनकम फ्रॉम सैलरी। अभी इनकम फ्रॉम सैलरी का रिटायरमेंट वाला पार्ट लेफ्ट है तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर इतने पोर्शन में आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और लेक्चर पसंद आया हो देन प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।